अध्याय 1001 पत्नियां चैट समूह 2। अन्ना ने लियोन की ओर देखा और कहा, बताया तो, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। आपने हमें एक साथ क्यों लाया, पिताजी? चारों ओर एक मोहक आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की ओर देखा और गुलाबी बालों वाली महिला को बोलते हुए देखा। महिला ने सहजता से विक्टर के पास जाकर यूनो को उसकी गोद से उतार दिया और अपनी जगह पर बैठ गई। यूनो ने महिला पर गुर्राहट की, लेकिन महिला ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, अब मेरी बारी है। आयरीन, ठीक से व्यवहार करो। अन्ना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ माँ, एफ्रोडाइट और विक्टर की बेटी आयरीन एल्डेब्लिड ने उत्तर दिया। आयरीन ने अपने कामुक शरीर को, जो उसकी मां के शरीर से मेल नहीं खाता था, अपने पिता के सामने झुकाया और उन्हें कोमल और मोहक तरीके से गले लगाया, जो स्पष्ट रूप से शरारती था। अन्ना को ये बात समझ में आ गई और इस कारण उसकी आंखें और भी खतरनाक हो गईं। आयरीन ने अपने पिता का स्वाद चखने के लिए विक्टर की गर्दन को धीरे से चाटा, उसकी आंखों में एक बैंगनी दिल का प्रतीक उभर आया, लेकिन उसने इससे अधिक कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी मां उसे एक बाज की तरह देख रही थी। अरे, डैडी को तो कोई परवाह ही नहीं है। वह क्यों परेशान कर रही है? आयरीन ने शिकायत की। विक्टर ने बस धीरे से हंसते हुए आयरीन को दुलारा, उसके खेल की परवाह किए बिना। दूसरों के लिए ये रोमांचक लग सकता है, लेकिन उसके लिए, जो एक बहुत अनुभवी व्यक्ति था, ये सब उसकी बेटी के लिए उसकी दयालुता दिखाने के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। बेशक वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह न समझे कि उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। जब तक उसकी बेटियां अपने पिता को चाहती थीं, वह उन्हें जितना संभव हो सके उतना बिगाड़ता रहता। यद्यपि विक्टर पर आयरीन के कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अन्य लड़कियों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से आयरीन के प्रभाव के कारण अधिक उत्तेजित महसूस कर रही थीं। ठीक है, बस इतना ही काफी है। एना ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और आयरीन उसके बगल में आ गई। आह, अब तुम मेरे साथ रह रही हो, युवा महिला। उफ, माँ, अन्ना यहाँ क्यों है? माँ, पेपर और मम्मी कहाँ हैं जब मुझे उनकी जरूरत है? आयरीन फर्श पर पैर पटकने लगी, वह इस बात से चिढ़ गई कि अन्ना के कारण उसके पिता के साथ उसका समय कम हो गया है। जैसे ही आयरीन उसकी गोद से उतरी, एक मांसल महिला, जिसके लंबे हरे बाल थे, तेजी से उसके ऊपर चढ़ गई। आह, जीना, अब मेरी बारी थी, स्टेला ने शिकायत की। जीना को इसकी परवाह नहीं थी और उसने विक्टर को गले लगा लिया और उसकी मौजूदगी का आनंद लिया। आयरीन के विपरीत, जीना इतनी समझदार थी कि उसने अपनी मां के सामने कुछ नहीं किया। स्कैथा और विक्टर की बेटी साइरन ने जीना को बहुत खतरनाक नजर से देखा। जीना ने साइरन की ओर देखा और हंस पड़ी, जिससे लाल बालों वाले व्यक्ति के सिर की नसें उभर आईं। अपनी प्यारी बेटी के सवाल का जवाब देते हुए विक्टर ने बोलना शुरू किया और अपनी बड़ी हो चुकी बेटी को खींचकर उसे बिल्ली की तरह दुलारने लगा। जीना ने जानबूझकर अपनी ऊंचाई कम कर ली ताकि वह अपने शरीर पर अपने पिता का आलिंगन अधिक महसूस कर सके। मैं आप सबको अपने पिता से मिलने के लिए लाया हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया, और सायरन, जो चुप थी, बोली। और उनके शब्दों में यहां मौजूद हर किसी की भावनाएं प्रतिबिंबित थीं। विक्टर ने जब सायरन की बातें सुनी तो उसके पूरे अस्तित्व में संतुष्टि की भावना उमड़ पड़ी। यह भावना यहां मौजूद उसकी सभी बेटियों ने स्पष्ट रूप से महसूस की, और इससे उन्हें और भी सहज महसूस हुआ। बेशक मैं अपनी प्यारी बेटियों से मिलना चाहता था। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? वह सायरन की ओर देखकर मुस्कुराया। सायरन थोड़ा शर्मा गई और उसका कठोर चेहरा नर्म पड़ गया। बिल्कुल नहीं, पिताजी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। पिताजी, विक्टर ने सायरन की ओर अपनी भौं उठाई, जिसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। विक्टर ने गिना को अपने पास बैठाया, जिसने अचानक रहस्यमय तरीके से जगह बना ली। क्षमता का नियम विक्टर पर लागू नहीं होता था, जो वास्तविकता को विकृत कर सकता था। यहां आओ, विक्टर ने सायरन को पुकारा। सायरन थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। आखिरकार वह जानती थी कि अगर वह कुछ नहीं करेगी, तो उसकी बहनें कुछ करेगी। अपने पिता की गोद में चढ़ते समय उसने जानबूझकर अपनी ऊंचाई कम कर ली और उन्हें गले लगा लिया। विक्टर ने उसके सिर और उसके लंबे लाल बालों के साथ साथ उसके सींगों और पंखों को भी सहलाया। पिताजी, ध्यान से सुनो, सायरन। उसने उसका चेहरा पकड़ा और गंभीरता से कहा,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम जल्दी बड़ी होना चाहती हो, लेकिन चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, तुम हमेशा मेरी छोटी लड़की ही रहोगी, ठीक है। सायरन और भी अधिक शर्मा गई और सिर हिलाकर बोली, ठीक है, डैडी। अच्छा। विक्टर और भी मुस्कुराया और उसे और भी लाड़ प्यार किया। सायरन आराम से पिघल गई। अगर वह ड्रैगन नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से अभी एक कीचड़ में बदल जाती। ये सिर्फ दिखाता है कि वह कितनी सहज थी। जब ये सब हो रहा था, अन्ना, लियोन और बहुत ईर्ष्यालु और नाराज आयरीन दूर से ये सब देख रहे थे। उसके लिए, उसकी मां द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा ये थी कि वह अपने प्यारे पिता के साथ बिताए जाने वाले समय को कम कर दे। देखा, क्या तुम अब भी उनके करीब जाना चाहते हो? वास्तव में, मुझे चुप रहना ही बेहतर होगा। लियोन ने आह भरी। जैसा मैंने सोचा था, अन्ना ने कहा। लियोन अब वही महसूस कर रहा था जो माताओं को महसूस हो रहा था, केवल माताओं की तुलना में अधिक हद तक। आखिरकार, माताओं और विक्टर की पत्नियों के रूप में उनका अपनी बेटियों पर एक निश्चित अधिकार था, लेकिन यही बात अजनबियों के लिए नहीं कही जा सकती थी। लड़कियों का दिमाग विक्टर के अलावा किसी और को समान महत्व के स्तर पर पहचान ही नहीं पाता। वे इतनी जुनूनी हैं। चैट ग्रुप में संदेश देखकर अन्ना ने अपना बनाया हुआ वीडियो ग्रुप में भेज दिया। कुछ मिनट बीते और जल्द ही प्रतिक्रिया दिखने लगी। ... एफ्रोडाइट, ओमू, जैसी कि मेरी बेटी से उम्मीद थी, उसने अच्छा सीखा। नोव LBJNN। जीन, आखिर आप अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हैं? एफ्रोडाइट, अपने पिता को कैसे लुभाएं? जैनी, एफ्रोडाइट, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसकी दिलचस्पी साफ है, ये बताने की जरूरत नहीं कि वह प्रेम की देवी है, और सिर्फ कोई भी प्रेम नहीं, बल्कि जुनूनी प्रेम। एक माँ और प्रेम की सबसे अनुभवी देवी के रूप में, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सुनिश्चित करूं कि वह सही तरीके से बहकाना जानती हो। अगर मेरी बेटी मेरी तरह आकर्षक नहीं होती तो यह मेरे लिए शर्म की बात होती। जीन, ये कैसा अजीब गर्व है। एफ्रोडाइट, प्रेम की देवी का गौरव। कागुया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ने ऐसा किया। वायलेट, इसे छोड़ दो, कागुया। ऐसा लगता है कि उसने पूरी तरह से यूनो का व्यक्तित्व विरासत में लिया है। विक्टर ने उसे और भी बिगाड़ दिया क्योंकि उसने उसे पहली बार देखी गई एनीमे की याद दिला दी। साशा, हाँ, ये तुम्हारी गलती है, कागुया। रूबी, यह एक अजीब संयोग है, हो। खैर, यह देखते हुए कि विक्टर येंडेरेस का देवता है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी बेटियों में से एक पूरी येंडेरे के रूप में पैदा होगी। कागुया, मैंने उसका नाम यूनो नहीं रखा क्योंकि मैं चाहता था कि उसे एक काल्पनिक चरित्र से कुछ बकवास विरासत में मिले। कागुया, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसे यह व्यक्तित्व डार्लिंग से विरासत में मिला है, और मुझसे नहीं। मैं ऐसी नहीं हूं। एग्नेस, ठीक है, मिस, यदि आपने मेरे गुरु का अपमान किया तो मैं आपके पूरे देवमंडल को नष्ट कर दूंगी। कागुया, मैंने ये शब्द नहीं कहे। ब्रूना, बॉस, आप सही कह रहे हैं। कागुया, देखा, ब्रूना भी सहमत है। ब्रूना, आपने और भी बुरा कहा। आपने मूल रूप से कहा कि कोई भी मास्टर का अपमान नहीं कर सकता, अन्यथा वे मौत को दावत देंगे। कागुया, मैंने ऐसा नहीं कहा। वायलेट, यान्डेरे नौकरानी को छोड़कर गया कहाँ है? गया, आराम। एग्नेस, मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि गिना जैसी दृढ़ निश्चयी महिला गया से कैसे आई। ये समझ से परे है। कागुया, सहमत। वायलेट, सहमत। साशा, सहमत। गया, मेरी सफाई में जीना बहुत छोटी है। आखिरकार वह भी मेरी तरह आलसी हो जाएगी। निक्स, मुझे इस पर संदेह है। जीना बहुत सक्रिय है। क्या आपने उसका शरीर देखा है? अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आपको उस तरह का शरीर नहीं मिलता है। ये देखते हुए कि वह एक ड्रैगन है और हमारी मांसपेशियों पर दबाव डालना और भी मुश्किल है, वह अच्छा काम कर रही है। एलेनोर, हाँ, मेरी बेटी भी उनके उदाहरण का अनुसरण कर रही है। वह प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत है। रोज, अब जैसा कि आपने कहा, हमारी बेटियां हमेशा एक साथ प्रशिक्षण लेती हैं, हो। एलेनोर, हाँ, वे सबसे कठिन परिश्रमी हैं। स्कैथर, मेरी बेटी को मत भूलना, हालांकि उसे अकेले प्रशिक्षण लेना अधिक पसंद है, और यह एक ऐसी चीज है जिसे मुझे जल्द ही बदलना होगा। पेपर, सायरन, हो। मेरी बहन बेटी मेरी बहुत डरावनी माँ की तरह है।
सिएना, यदि वह सायरन है तो मुझे यकीन है कि उसे माँ का प्रशिक्षण पसंद आएगा और वह और अधिक मांगेगी। वायलेट, ठीक वैसे ही जैसे विक्टर ने पहले किया था। विलेनोरा, ओह, उसी की बात कर रही हूँ। लड़कियों, मैंने आर्मर सूट खत्म कर दिया है। रूबी, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? कब? विलेनोरा, अब। रूबी, मैं अभी प्रयोगशाला जाऊंगी। रूबी ने चैट छोड़ दी। एग्नेस, मैं भी जाऊंगी, मुझे उत्सुकता है। एग्नेस की टिप्पणी पर कई लाइक देखे गए, क्योंकि व्यावहारिक रूप से सभी पत्नियां अब प्रयोगशाला में चली गईं, सिवाय उन लोगों के जो उस समय बहुत व्यस्त थे। अन्ना ने ये संदेश देखकर बाद में विक्टर को सूचित करने का निर्णय लिया। अध्याय 1002, सम्राट की इच्छा शाश्वत है। लियोन और अन्ना हवेली के गलियारों से होते हुए राज्य के बाहर की ओर जा रहे थे। हाँ, लियोन ने आह भरी। आप अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं? हो, अन्ना ने टिप्पणी की। अपने बचाव में, मैंने सोचा था कि जब मेरी पोती या पोता होगा तो मैं उन्हें बहुत लाड़ प्यार कर दूंगा, लियोन ने टिप्पणी की, फिर कहा, मुझे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। हालांकि मुझे एक महान पिशाच बनने का भी अनुमान नहीं था। ये बात समझ में आती है। भविष्य तय नहीं है और हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? लियोन ने लगभग व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। लियोन की आवाज में व्यंग्य को समझते हुए अन्ना को बुरा नहीं लगा। उसने बस जिज्ञासा से पूछा, क्या आप अलग तरह से सोचते हैं? हाँ, लियोन ने सिर हिलाया। मैं कल एक छोटा सा कदम उठा सकता हूं जो मेरा निर्णय होगा और मेरा भविष्य होगा, लेकिन अब से बड़े फैसले शायद विक्टर द्वारा लिए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, क्या ये सामान्य बात नहीं है? एना को लियोन द्वारा बताई जा रही बात समझ में नहीं आई। जब हम इंसान थे तब भी हमारे भविष्य को सीधे प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णय राजनेताओं के हाथों में थे, यहाँ भी ऐसा ही है। एकमात्र अंतर यह है कि हम स्वतंत्रता का झूठा बोध नहीं देते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दोनों ही कार्यों के लिए दंड और पुरस्कार हैं। अन्ना ने फिर आगे देखा। स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन बिना व्यवस्था के स्वतंत्रता केवल अराजकता, लक्ष्यहीन अराजकता को जन्म देती है, और सम्राट के रूप में मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। लियोन ने अन्ना की बातें सुनकर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। यह परेशान करने वाला था, लेकिन वह उसकी बातों से सहमत होने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार, वह अलौकिक प्राणियों में व्यवस्था की कमी के परिणामों को अच्छी तरह से जानता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विक्टर के सिंहासन पर बैठने से पहले राक्षसों की स्थिति होगी। उद्धरण चिन्ह। महारानी, लियोन ने पूछा। अब, ये दिलचस्प है। मैंने सोचा था कि वायलेट महारानी है। वह है, अन्ना ने सिर हिलाया। मैं दूसरी हूँ, रूबी तीसरी है, और साशा चौथी है, जैसे स्कैथर पांचवी है, एफ्रोडाइट छठी है, आदि। सभी पत्नियां महारानी हैं, और यदि कोई अन्य उपलब्ध न हो तो सभी को सब कुछ नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना कम है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना और हमेशा योजना बी, सी, डी तैयार रखना अच्छा है। किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए उनके पास जितने अधिक उपकरण होंगे, समग्र संदर्भ के लिए उतना ही बेहतर होगा। वर्तमान में, वायलेट महारानी का पद संभाल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य पत्नियां निष्क्रिय होकर सब कुछ वायलेट पर छोड़ देंगी। विक्टर को अयोग्य लोग नापसंद हैं, ये बात सभी जानते हैं, और इसीलिए सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करते हैं। लियोन ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि अन्ना का महारानियों के बारे में क्या मतलब था। मूलतः यह अपेक्षित था कि भविष्य में साम्राज्य कितना विशाल हो जाएगा। हाँ, लियोन ने फिर आह भरी। अब क्या है? उद्धरण चिन्ह। लड़कियां, अभी के लिए इस बारे में भूल जाओ। वे अपनी बचकानी अवस्था में शायद ही किसी पर ध्यान देंगे। उन्हें बड़ा होने दो, शायद तुम दादा दादी जैसा रिश्ता बना सको या कुछ ऐसा ही कर सको। हालांकि मुझे ऐसा होने की बहुत कम संभावना लगती है, अन्ना ने मन ही मन सोचा। वह लियोन के प्रति मतलबी या तुच्छ नहीं थी या ऐसा कुछ भी नहीं था। यह विचार उसके सच्चे ड्रैगन होने के गुणों से उपजा था। वे ताकत का सम्मान करते हैं, और लड़कियों के दिमाग में उनके बड़े डैडी द्वारा दादा कहे जाने वाले व्यक्ति को कम से कम उनके या उनकी माताओं जितना मजबूत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कौशल का मामला था। जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता, वे शायद उसकी ओर देखेंगे भी नहीं। अगर ऐसा कभी हुआ भी, तो बेशक
ये याद करते हुए कि यह काल्पनिक भविष्य इस विचार के साथ पैदा हुआ है कि लड़कियों को पहले स्थान पर रुचि हो सकती है, कुछ ऐसा जो अन्ना को बहुत ही असंभव लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सच, वैसे उनकी बचपन अवस्था क्या है? उन्हें किशोरावस्था में प्रवेश करने में सहस्राब्दियां लग सकती हैं, हालांकि जीना जैसी कुछ अनियमितताएं समय समय पर पैदा होती रहती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है ड्रैगन, लियोन ने बड़बड़ाया। अन्ना हंसे। खुश हो जाओ, आमतौर पर इसमें लाखों साल लगने चाहिए, लेकिन चूंकि विक्टर असामान्य है, इसलिए ये समय काफी कम हो गया है। उफ, मुझे नहीं लगता कि मैं 10 लाख साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगा। कौन जानता है? भविष्य अप्रत्याशित है, और चूंकि विक्टर हमारी मानसिक स्थिति के बारे में इतना चिंतित है कि वह अपनी मानसिक स्थिति को नजरअंदाज कर रहा है, मुझे संदेह नहीं है कि वह लड़कियों के लिए ऐसे तरीके खोज लेगा जिससे वे अपने अंतहीन जीवन में बोर महसूस न करें। परिणामस्वरूप ये लड़कियां इस पद्धति को हमारे गुट में फैलाएंगी। अन्ना अच्छी तरह समझती थी कि उसकी बहनों और उसके पति ने कम से कम इतना समझने के लिए कैसे काम किया। उस द्वार पर पहुंचकर, जो लियोन को विक्टर के निजी क्षेत्र से बाहर ले जाएगा, अन्ना द्वार के पास खड़ी हो गई। उसने अपनी दोनों बाहें अपने कामुक स्तनों के नीचे रख ली। हम यहाँ हैं, ये पोर्टल आपको सीधे नाइटिंगेल तक ले जाएगा। लियोन ने काले रंग की डिटेलिंग वाली लंबी लाल पोशाक पहने हुए महिला को देखा और उसके लंबे काले बाल उसके घुटनों तक पहुंच रहे थे। उसे इस तरह देखकर उसे नुकसान का एहसास हुआ। लियोन ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे अपनी पत्नी पर अधिक निवेश करना चाहिए था और किसी दूसरी महिला की तलाश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ही होता है। अफसोस तभी होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा महसूस करने के बावजूद उसने बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पहले ही अलग अलग रास्ते पर जा चुके थे। लियोन ने द्वार की ओर चलना शुरू किया, और जैसे ही वह द्वार से बाहर निकलने वाला था, उसने सुना एक छोटी सी चेतावनी, अपने पद का बहुत अधिक दुरुपयोग न करें। विक्टर अतीत के कारण आपका सम्मान कर सकता है, लेकिन उसकी बेटियां और पत्नियां बहुत ही नाजुक क्षेत्र हैं, और आज आपने कई बार उस सीमा को पार कर लिया है। अन्ना की लाल आंखें हल्की चमक उठी। याद रखें, ड्रैगन अपने खजाने के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है, और यह बात सभी पर लागू होती है। लियोन ने सिर हिलाया और अगले ही पल आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही उसने खुद को अपने दफ्तर में पाया। उसने अपनी इंद्रियों को चारों ओर फैलाया, ये देखकर कि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह देख सकता था। उसने अपने चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया, और तुरंत एक मेज को उठाकर पूरी हताशा के साथ दीवार पर फेंक दिया। सतही तौर पर तो वह पूरी स्थिति से सहमत लग रहा था, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं कहा जा सकता था। किस तरह का आदमी इस तरह की बात को स्वीकार कर सकता है? अपने अभिमान के कारण वह अन्ना को अन्य महिलाओं की तरह नहीं चाहता था। वह एक पुरुष है, और एक महान पिशाच। जो हुआ, उससे उसके अभिमान को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन साथ ही उसने इस बारे में सोचा, उसने खुद को दोषी ठहराया कि जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो उसने अन्ना के साथ ज्यादा प्रयास क्यों नहीं किया। लेकिन अपने बचाव में, उसने शुरू में सोचा कि अन्ना के साथ रहना पहले से ही तय था। आखिरकार, वे लंबे समय से एक साथ हैं। लेकिन शुरू में उसे नहीं लगा कि अन्ना भी दूसरों के बारे में ऐसा ही सोचती होगी। बाद में जब उसने अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाई, तब उसे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद को बदलने के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। अंततः इस पूरी स्थिति के लिए कोई सटीक दोषी नहीं है, बल्कि दो वयस्क हैं जिन्होंने अपना अपना रास्ता चुना। बिना पोषण के एक रिश्ता असफल हो जाता है। विक्टर ये बहुत अच्छी तरह से समझता है, और यही उसके और व्लाद जैसे पुरुषों के बीच का अंतर है। वह अपने रिश्ते में अपने सभी प्रयासों का 9999% निवेश करता है, और इसे शुद्धतम, जुनूनी और बीमार करने वाले प्यार के साथ पोषित करना सुनिश्चित करता है, जो उसके आसपास के सभी लोगों को उसके समान जुनून के स्तर पर छोड़ देता है। लेकिन वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? क्या वह आदमी नहीं है? और उसके गर्व का क्या? दरवाजे पर 2 बार दस्तक सुनकर उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, 3 परछाइयां उसके सामने प्रकट हुई, जो उसकी बाधा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। ब्लैंक कबीले के हत्यारे तटस्थ भाव से लियोन की ओर देख रहे थे। लियोन को अंदर से पसीना आने लगा जब उसने उन महिलाओं की आंखें देखीं,
वे 3 जोड़ी आंखें मानो उसके पूरे अस्तित्व का आकलन कर रही थी। NOWELLBEIN.CO। अनजाने में उसे महसूस हुआ कि एक रस्सी धीरे धीरे उसके गले में लपेटी जा रही है। उद्धरण चिन्ह। क्या लेडी कागुया ने एक मिशन दिया है, तैयार हो जाओ। तीनों ने एक साथ कहा और बीच में बैठे व्यक्ति ने लियोन की ओर एक स्क्रॉल फेंका। ये स्क्रॉल 30 सेकंड में स्वयं नष्ट हो जाएगा, इसलिए आदेशों को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें। तीनों छाया में लुप्त हो गए। जब तीनों गायब हो गए, तो लियोन को जो दबाव महसूस हुआ वह पूरी तरह से गायब हो गया, साथ ही उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी बनने की अनुभूति भी गायब हो गई। उसने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन उसकी सहज बुद्धि गलत नहीं थी, वह खत्म होने वाला था। विक्टर के प्रभाव क्षेत्र में कोई भी स्थान उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है जिनके भीतर विद्रोह की चिंगारी है। सम्राट की नजरें हर जगह हैं, हर कोई देख रहा है, हर कोई सम्राट का पक्ष लेने के लिए एक दूसरे में ठोस खामियां खोज रहा है। गर्व, लियोन ने ठहाका लगाया। शक्ति के बिना इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। लियोन को अब ये बात समझ में आ गई थी कि वह कुछ सेकंड के लिए कमजोर पक्ष में था। अपने बेटे के प्रभाव का लाभ उठाने के कारण वह हमेशा मजबूत पक्ष में रहा था। अलौकिक दुनिया में प्रवेश करने के बाद से वह हमेशा विजेता रहा था। इस छोटे से प्रदर्शन से ही वह अच्छी तरह समझ गया कि कमजोर पक्ष का मतलब क्या होता है। मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लियोन ने अंदर ही अंदर आह भरी जब उसने नारंगी बालों और हरी आंखों वाले उस महान पिशाच के बारे में सोचा जो उसका प्रेमी था। कागुया के साथ नाइटिंगेल के बाहरी इलाके में एक गुप्त अड्डे में उत्तम नौकरानी हाथ में कुछ स्क्रॉल के साथ एक शानदार कार्यालय में बैठी थी। वह कुछ मिशनों का मूल्यांकन कर रही थी जिन पर उसने अपने हत्यारों को भेजा था, और जब उसने एक स्क्रॉल पढ़ना समाप्त किया, तो उसने उन स्क्रॉलों को अपनी छाया में फेंक दिया। जब उसके कार्यालय में 3 छायाएं प्रकट हुई, जिनमें 3 हत्यारे दिखाई दिए, तो कागुया ने पूछा, और तब एजेंट लियोन की निष्ठा का मूल्यांकन किया जा रहा है। हमारी चेतावनी के कारण विद्रोही विचार समाप्त हो गए हैं, लेकिन हम अपनी सतर्कता बनाए रखेंगे। चेतावनी से उनका तात्पर्य उनकी हालिया यात्रा से था। कागुया ने सोचते हुए बार बार डेस्क पर थपथपाया। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने देगा और साम्राज्य को धोखा नहीं देगा। डार्लिंग को बहुत दुख होगा अगर उसे कुछ हो गया। विक्टर भले ही इसे बाहरी तौर पर न दिखाए, लेकिन पत्नियां निश्चित रूप से जानती हैं कि वह अपने पिता को कितना महत्व देता है। उनकी जिंदगी में उनकी मां जितनी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन उनकी सलाह निश्चित रूप से थी। विक्टर, लियोन और अन्ना के बीच जो कुछ हुआ, उसका निकट भविष्य में बेहतर परिणाम हो सकता था, जहां उन्होंने बैठकर बातचीत की, जैसा कि उन्होंने हाल ही में किया था। लेकिन ऐसा भविष्य होना बहुत ही असंभव था। इसका कारण ये था कि अलगाव हमेशा दोनों पक्षों में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष लेकर आएगा। ये कहा जा सकता है कि हाल ही में हुई बातचीत अपेक्षा से कहीं बेहतर निकली, और इसका मुख्य कारण यह है कि विक्टर सर्वोच्च अधिकारी था और अपनी पत्नियों और बेटियों के मामले में वह अराजक स्वभाव के लिए जाना जाता था। चाहे डर, सम्मान या कमजोरी के कारण बातचीत उम्मीद से बेहतर निकली, इसलिए अब उन्हें केवल यही करना चाहिए कि वे इस बात पर नजर रखें कि क्या लियोन के भीतर विद्रोही विचार उत्पन्न होते हैं। और मेरा विश्वास करें, उनके पास ये जानने के तरीके हैं, भले ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छुपाता हो। सम्राट की आंखों और कानों से कुछ भी नहीं बच पाता। छायाएं ये सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं कि ऐसी प्रतिष्ठा चिरस्थायी बनी रहे। लड़कियों को मेरा आदेश दे दो, मैं निरंतर निगरानी चाहता हूं। कागुया बोलना बंद कर देती है जब उसे कमरे में प्रवेश करने वाली उपस्थिति का आभास होता है। वह बगल की ओर देखती है और एक आदमी को सोफे पर बैठे हुए देखती है जिसके हाथों में एक छोटी लड़की है। अपने मुखिया की निगाहों का अनुसरण करते हुए तीनों छायाएं तब स्तब्ध रह गईं जब उन्होंने स्वयं सम्राट को वहां बैठे देखा। प्रिय, कागुया ने एक छोटी सी अदृश्य मुस्कान प्रदर्शित की। जो अपने पिता से चिपकी हुई थी, उसने अपनी मां की ओर देखा और फिर झल्ला उठी। फिर उसने उसे और भी कसकर गले लगा लिया, मानो कह रही हो, वह मेरा है। इस हरकत से कागुया के दिमाग में एक बात कौंध गई। ये बिगड़ेल बच्चा है। कांप उठी जब उसने अपनी मां की गहरी निगाहों को महसूस किया। वह जानती है कि जब वह अपने प्यारे डैडी से अलग होगी, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
सब कुछ उसके डैडी के लिए है। विक्टर बैठा रहा और बस उसे बिल्ली की तरह सहलाता रहा। मैंने सुना कि क्या हुआ। अध्याय 1003, सम्राट की इच्छा शाश्वत है। 2। मैंने सुना कि क्या हुआ। इन शब्दों का वहां मौजूद 3 हत्यारों के लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन यही बात कगुया के लिए नहीं कही जा सकती थी, जो थोड़ा कांप रही थी। यह पता चला कि वह इस विशेष मामले में विक्टर की अनुमति के बिना काम कर रही थी। यह बात हत्यारों को पता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए पत्नियों के आदेश सम्राट के आदेश थे। आखिरकार वह सब कुछ जानता है। यह व्यापक रूप से प्रचलित धारणा है, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं है। विक्टर की वर्तमान स्थिति में वह एक सर्वज्ञ भगवान की तरह अपने क्षेत्र में सब कुछ और हर किसी का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन वह ज्यादातर समय ऐसा नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नियों पर भरोसा करता है। यूनो ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कृपालुता से मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी माँ, आप मेरे प्यारे पिताजी से सलाह किए बिना ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? क्या आप मूर्ख हैं? अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर कगुया के दिमाग में एक और नस उभर आई। वह सोच रही थी कि आनुवंशिक रूप से उसकी गलती कहाँ थी कि उसे इतनी शरारती बेटी हुई। बस रुको, तुम छोटी सी शरारती, मैं तुम्हें पूरी तरह से अनुशासित करूंगी। यूनो और भी अधिक कांप उठा और फिर विक्टर को और भी कसकर गले लगा लिया, मानो उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा हो। क्या आप इन कार्यों से असहमत हैं, डार्लिंग? कागुया ने पूछा। कागुया को लगा कि उसके होठ कांप रहे हैं। न केवल उसकी बेटी, बल्कि उसके अधीनस्थ भी उसके खिलाफ हो गए। ऐसा विश्वासघात कभी नहीं भुलाया जाएगा। दोपहर के 2:05 और इस सवाल ने तीनों हत्यारों को सिहरन पैदा कर दी। उन्हें लगा कि उन्होंने सम्राट की इच्छा के विरुद्ध काम किया है। तुरंत तीनों हत्यारों ने अपने नेता की ओर आरोपपूर्ण दृष्टि से देखा। कागुया को लगा कि उसके होठ कांप रहे हैं। न केवल उसकी बेटी, बल्कि उसके अधीनस्थ भी उसके खिलाफ हो गए। ऐसा विश्वासघात कभी नहीं भुलाया जाएगा। विक्टर ने हल्के से हंसते हुए देखा कि सब कुछ बिना कुछ बोले ही हो रहा है। वह सोफे से उठा और यूनो को उस पर बिठा दिया। यूनो ने अपने पिता की गर्मजोशी खोने पर मुंह बनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह अपने पिता के इरादों को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए एक अच्छी लड़की की तरह वह सोफे पर चुपचाप बैठी रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी प्यारी पत्नी। मैं आपके कार्य का समर्थन करता हूँ। तीनों हत्यारों ने राहत की सांस ली, फिर वे स्थिर खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनका सम्राट विक्टर उनके सिर को सहला रहा है। वे हेडलाइट्स के सामने स्तब्ध होकर खड़े हिरणों के समूह जैसे लग रहे थे। यूनो ने इस हरकत को नाराज आंखों से देखा। वो अपनी बहनों और माताओं को स्वीकार कर सकती थी, आखिरकार वे उसका परिवार थे, लेकिन यादृच्छिक प्राणी नहीं। उसके पिता का स्नेह अनन्य है। लेकिन बुद्धिमानी से वह चुप रही। वह एक बिगड़ैल लड़की के रूप में सामने नहीं आना चाहती थी, जो कि वह पहले से ही बिगड़ी हुई थी। लियोन पर लगातार नजर रखना, किसी भी तरह से। मेरे पिता मेरे जैसे ही हैं, लेकिन मेरे जैसे गंभीर नहीं। मुझे लगता है कि मेरी तीव्रता मेरी माँ और मेरे अपने विकास से आए है। विक्टर ने सोचा, लेकिन इस मामले पर ज्यादा विस्तार से नहीं बोला। कागुया ने अपने तीनों हत्यारों को अपने पति से स्नेह प्राप्त करते हुए देखा और पाया कि तीनों हत्यारों के गुण अधिक प्रमुख होते जा रहे हैं। वे अधिक सुंदर होने लगे, उनकी आंखें सरीसृप जैसी हो गईं, तथा उनकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। वे ड्रैगनॉइड्स में परिवर्तित हो गए। हाँ हाँ। तीनों हत्यारों की सांसें तेज चल रही थीं और उनके चेहरे लाल हो गए थे। ये सब उसने केवल एक सामान्य स्नेह के साथ किया, जबकि वह इस विषय पर ज्यादा सोच भी नहीं रहा था। प्राणियों की आत्माओं पर उसका इतना नियंत्रण था। यदि प्राणी उससे कमजोर होता तथा आत्माओं के आक्रमण के प्रति संवेदनशील होता, तो वह देवता को चींटी में तथा चींटी को देवता में परिवर्तित कर सकता था। आनुवंशिकी, वंश, जन्म का भाग्य, इनमें से कुछ भी विक्टर के लिए मायने नहीं रखता था। अगर वह चाहता तो ये सब बदल सकता था। क्या डार्लिंग सोचता है कि वह हमें धोखा देगा? संभावना नहीं है। विक्टर ने इनकार किया। मेरे पिता जितने दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं और वे ज्यादातर समय अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। लेकिन चलो सुनिश्चित करें कि ऐसा न हो। आखिरकार मैं अपने बूढ़े पिता का बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं अभी भी उनके साथ बैठकर फिल्म देख सकूंगा। उसने अंत में बुदबुदाया, लेकिन यहाँ सभी ने उसकी बातें सुनी। ये शब्द सुनकर यूनो फेक के बारे में सोचने लगा। उस फेक को मेरे डैडी से बहुत लगाव है।
क्या मुझे उसके करीब जाना चाहिए? लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। बस उसका ऐसा ही चेहरा देखकर मुझे उसका अस्तित्व मिटाने का मन करता है। लेकिन क्या वह मेरा दादा है? और अगर मैं उसके करीब गया तो मैं अपने डैडी से स्नेह अर्जित कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। डैडी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, भूल जाओ। यूनो ने सोचा कि जो काम वह नहीं करना चाहती, उसे करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे शायद उसके पिता ही नाराज होंगे, इसलिए इस मामले को भूल जाना चाहिए। उसके हाथ पर परछाई बन गई और उसने बर्गर उठाया और खाने लगी। प्रिय, कागुया ने विक्टर की ओर थोड़ा चिंतित होकर देखा। विक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे मानसिक समस्याएं हैं। हालांकि मैं अभी अपने बूढ़े पिता के साथ बैठकर फिल्म नहीं देख सकता, लेकिन भविष्य में जब वे शांत हो जाएंगे तो मैं उनके साथ फिल्म देख सकता हूं। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अगर मैं अपने बूढ़े पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं अपनी पत्नियों और बेटियों के साथ ऐसा कर सकता हूं। विक्टर तीनों हत्यारों के सिर से अपना हाथ हटा लेता है, जो तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं, जबकि उसकी आंखें भारी सांसों के साथ ऊपर की ओर घूम जाती हैं। विक्टर कागुया की मेज के पास जाता है और कागुया की ठोड़ी उठाता है। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? क्या बेवकूफी भरा सवाल है, डार्लिंग। मैं हमेशा वही रहूंगी जैसे मैं शुरू से रही हूं। कागुया ने अपनी बाह उसके गले में लपेट ली, उसकी आंखें और भी कामुक हो गईं, जो उसके सामान्य भाव से बिल्कुल अलग थी। विक्टर और भी अधिक मुस्कुराता है और उसे धीरे से चूमता है। चौंप चौंप। यूनो ने इस दृश्य को देखते हुए अपने हैमबर्गर को तेजी से खाना शुरू कर दिया। उसकी बैंगनी आंखें चमक रही थी। उसने अपनी परछाई से सोडा का गिलास लिया और बहुत तेज आवाज निकालने के लिए स्ट्रॉ को जोर से चूसा। विक्टर और कागुया अपने जोशीले चुंबन से अलग होकर यूनो की ओर देखते हैं। विक्टर मुस्कुराता है और धीरे से यूनो को डांटता है। जोर से मत खाओ यूनो, यह अनुचित है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ डैडी। डांट खाने पर वह मुंह फुलाकर बोली। विक्टर ने उनके द्वारा खाए जा रहे भोजन पर कोई आपत्ति नहीं जताए। आखिरकार ये बर्गर उनके निजी संसार में उपलब्ध सर्वोत्तम पौष्टिक दिव्य खाद्य पदार्थों से बना घर का बना है। एक प्रेमपूर्ण पिता के रूप में वह अपनी बेटियों को कभी भी गैर पौष्टिक जंक फूड खाने नहीं देंगे, इसलिए उन्हें और उनकी पत्नियों को सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे। वह अपनी नजर कागुया की ओर घुमाता है और धीरे से हंसता है। तुमने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। कागुया ने आह भरी। उसने कागुया के गालों को सहलाया, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी उत्तम नौकरानी को बिगाड़ता हूँ। वह उसे फिर से चूमता है। कुछ सेकंड बाद वह उसके माथे को चूमता है और उस क्षण कागुया को लगता है कि उसके मस्तिष्क में सूचनाओं की एक शक्तिशाली बाढ़ आ गई है। पृथ्वी, दुष्स्वप्नों के टॉवर, नश्वर और देवताओं से जुड़ी कई योजनाओं से जटिल सूचनाएं आ रही हैं। कागुया ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो, डार्लिंग? हाँ। वह कागुया के लंबे काले बालों को सहलाता है और आगे कहता है, इन 2 सहस्राब्दियों में मुझे इस बारे में सोचने के लिए बहुत समय मिला है। अगर मैं ऊपरी क्षेत्रों में फंसी अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूँ और अपने परिवार की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता हूँ, तो हमें ये करना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नाइटमेयर टॉवर, वेलेनोरा की तकनीक, रूनों में हमारी प्रगति तथा हेफेस्ट जैसे लोहार देवताओं के प्रयासों को एक साथ रखकर हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक काम होगा। हा, चिंता मत करो, मैं पहले की तरह ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। मेरे संसाधनों और वर्तमान प्रभाव के साथ ये जितना तुम सोचती हो उससे कहीं अधिक आसान होगा, मेरे प्यारे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम कागुया ने विक्टर द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग खपाना शुरू कर दिया, लेकिन विक्टर ने उसे ज्यादा सोचने नहीं दिया। मैं स्कैथर, वायलेट, वेलेनोरा, मोर्गाना, जीन और एफ्रोडाइट से बात करूंगा। उन्होंने जल्द ही उसे स्थिति का सामान्य दायरा बता दिया। ठीक है। विक्टर फिर से कागुया को चूमता है और इससे उसका मस्तिष्क पूरी तरह से सोचना बंद कर देता है, और जो गर्मी वह पहले महसूस कर रही थी वह फिर से लौटने लगती है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं इन योजनाओं के सामने रहूंगा, इसलिए यह निश्चित है कि यह वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मेरी योजनाओं के बारे में जान सको ताकि तुम उन पर कार्य कर सको। हम ठीक है, डार्लिंग। अच्छा। विक्टर कागुया से अलग हो जाता है और 3 हत्यारों के पास जाता है।
वह उनके सामने झुक जाता है। अरे! तीनों अपनी मूर्छा से जागते हैं और विक्टर की ओर देखते हैं। ई सम्राट। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बहुत नर्म थे और उसके शरीर का कहना नहीं मान रहे थे। तीनों अनगिनत कारणों से स्पष्ट रूप से कांप रहे थे, जिनमें से सबसे बड़ा कारण था उन्हें हत्या का आशीर्वाद मिलना, सम्राट की प्रशंसा, साथ ही उसका अद्भुत स्पर्श। विक्टर खुशी से हंसता है और तीनों हत्यारों के सिर पर फिर से हाथ फेरता है। अच्छा काम किया, तुम तीनों ने। मैं तुम्हारे प्रयासों को अच्छी तरह जानता हूं, और यह मेरा तुम्हारे लिए इनाम है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इच्छा को आगे बढ़ाते रहोगे। तीनों अनगिनत कारणों से स्पष्ट रूप से कांप रहे थे, जिनमें से सबसे बड़ा कारण था उन्हें हत्या का आशीर्वाद मिलना, सम्राट की प्रशंसा, साथ ही उसका अद्भुत स्पर्श। हाँ, हम सम्राट की इच्छा पूरी करेंगे और उसे सभी अशिक्षित सुअरों तक फैलाएंगे। बीच में बैठी महिला ने पहले तो कठिनाई से कहा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर कट्टर और जुनूनी चमक चमक उठी। अच्छा। विक्टर ने अपने सभी तीखे दांत दिखाते हुए बड़ी मुस्कान दी। वह बहुत संतुष्ट था, और किसी भी अवसर पर यह मुस्कान किसी भी प्राणी को भयभीत कर सकती थी, लेकिन इन महिलाओं के लिए ये सिर्फ एक खूबसूरत मुस्कान थी। विक्टर का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा, मानो वह धुआं हो। याद रखो, मैं हमेशा अपने वफादार हथियारों पर नजर रखता हूं। जब तक वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया और कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, जिसे यूनो ने तोड़ा। आह! डैडी ने मुझे छोड़ दिया। जब यूनो भागने के लिए उठी, तो उसे अचानक एक शक्तिशाली छाया ने रोक दिया। तुम कहाँ जा रही हो, युवा महिला? कागुया ने अपने चेहरे पर बहुत ही दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारा पिछला रवैया भूल गया हूँ। गेह। यूनो एक मुर्गे की तरह संघर्ष करने लगी जो वध होने वाला था, लेकिन वह खुद को अपनी मां की छाया से मुक्त नहीं कर सकी। अपनी बेटी को कुछ समय के लिए अनदेखा करते हुए उसने अपनी तीनों अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, उठो, लड़कियों। हाँ, अब से आपको एक विशेष इकाई में पदोन्नत किया जाएगा जो सीधे सम्राट के आदेश के अधीन काम करेगी। तीनों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। छायाओं के बीच भी एक पदानुक्रम का पालन किया जाना था, जिन्हें सम्राट द्वारा सीधे आशीर्वाद दिया गया था। वे पदानुक्रम की एक अलग शाखा में थे। आखिरकार इनमें से अधिकांश प्राणी ड्रैगनोइड्स थे और नोबल पिशाच नहीं थे। NOBE-IN.com। कुल मिलाकर जो ड्रैगनोइड थे उन्होंने अधिक खतरनाक मिशनों को स्वीकार किया, और जो महान पिशाच थे उन्होंने ऐसे मिशनों को स्वीकार किया जो आसान थे। अब आप बड़े लीग में हैं, और आप सीधे सम्राट की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेशक प्रमुख के रूप में, मैं दोनों दस्तों की कमान संभालता हूं, आप अभी भी मेरी कमान में रहेंगे। सम्राट द्वारा सीधे आशीर्वाद प्राप्त लोगों के रूप में, आपको 3 नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले, साम्राज्य की संप्रभुता की गारंटी दी जानी चाहिए, सभी संभावित गद्दारों पर नजर रखी जानी चाहिए, और तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ताकि हमारे विशेषज्ञ स्थिति का आकलन कर सकें। दूसरा, आपको सम्राट के वचन का प्रचार करना चाहिए। आप सम्राट की छाया, आंख और कान हैं। आपका कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि सम्राट के खिलाफ जाने वाले मूर्ति पूजकों का सफाया हो जाए। यदि मैं या सम्राट आपको किसी मिशन पर जाने का आदेश देते हैं, तो केवल पूर्ण विनाश की ही उम्मीद की जाएगी, जब तक कि आदेश अलग न हो। तीसरा, आप न्यायाधीश, जल्लाद और सम्राट की इच्छा के निष्पादक हैं, यहां तक कि जब आप ड्यूटी पर नहीं होते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और कभी भी अपने असली काम का खुलासा न करें। आप समाज में मौजूद नहीं हैं। छाया की तरह, आपका अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस झूठी पहचान है। लेकिन दुखी न हो, सम्राट आपके बारे में सब कुछ जानता है, जिसमें आपके बलिदान भी शामिल हैं। आपको हमेशा उनके द्वारा याद किया जाएगा, और भले ही वे युद्ध में मारे जाएं। कागुया मुस्कुराया, चिंता मत करो। तुम्हारी आत्माएं अब सम्राट की हैं, भले ही तुम मर जाओ, तुम वापस जीवित हो जाओगे। चौथा, यह कोई नियम नहीं है, यह एक चेतावनी है। इस तरह के अधिकार के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी भी आती है। अगर भ्रष्टाचार का कोई भी कार्य देखा जाता है जो सम्राट की दृष्टि के खिलाफ जाता है, तो केवल गुमनामी की मौत उनका इंतजार कर रही है। याद रखें, आप सैनिक हैं, लेकिन कोई भी सैनिक नहीं, आप सैनिकों के अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग हैं। हमेशा साम्राज्य की संप्रभुता की तलाश करें। कोई प्रश्न? हम अपना जीवन, शरीर, आत्मा और अस्तित्व सम्राट को समर्पित कर देंगे।
वे कट्टर आंखों से एक स्वर में बोले। उद्धरण डॉट 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 गलत गलत, तुम लोगों को अपना शरीर समर्पित करने की जरूरत नहीं है। वे हमेशा मेरे शब्दों को गलत क्यों समझते हैं? मैंने कभी भी तुम्हें अपना शरीर समर्पित करने के लिए नहीं कहा। कागुया ने मन ही मन सोचा, इन महिलाओं के स्पष्ट इरादों से थोड़ा चिढ़ गई, लेकिन उसने बाहरी तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। आखिरकार ऐसा हमेशा होता रहता है। अब जाओ, अपने कपड़े बदलो और नहा लो। कागुया ने नीचे की ओर इशारा किया। पैंट की हालत देखकर वे तीनों एक साथ बोल पड़े, आह। वे बुरी तरह शर्मा गए और अगले ही पल कमरे से गायब हो गए। अब जब कागुया अकेली थी तो उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी बेटी की ओर देखा, जो उसके और उसके प्यारे पति का आदर्श संयोजन थी। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मुझे मत छुओ, नहीं तो मैं अपने पिता को बता दूंगी। वह छूटने के लिए और भी संघर्ष करने लगी। फुफु फुफु, मेरी प्यारी बेटी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम मेरा सम्मान करना सीखो। पहले देखा गया ऐसा रवैया स्वीकार्य नहीं है। कागुया के हाथ में एक चप्पल दिखाई दी। वह इसे एशियाई तरीके से करेगी, क्योंकि तभी उनकी बेटी के दिल में माता पिता के प्रति सम्मान पैदा हो सकेगा। रुको माँ, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? मेरा प्रिय डार्लिंग तुम्हें बहुत बिगाड़ रहा है। मैं इसके लिए उसे दोष नहीं देती, आखिरकार वह मेरे साथ भी ऐसा ही करता है। लेकिन अगर वह तुम्हें बिगाड़ता है तो उसकी पत्नी और तुम्हारी माँ के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सुनिश्चित करूं कि तुम बहुत घमंडी न बनो। वास्तव में मुझे ये काम शुरू से ही करना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए दुख हुआ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अवज्ञा और अपमान। यह अक्षम्य है। मेरी माँ अपनी कब्र में करवटें बदल रही होगी अगर उसने देखा होगा कि उसकी पोती कितनी अवज्ञाकारी है। रुको माँ, कृपया। कोई बहाना नहीं। अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करें। कागुया यूनो के पीछे आती है, उसे अपनी गोद में रखती है, फिर उसके नीचे से अपने कपड़े निकालती है और उसकी गोरी गांड दिखाती है, फिर उसकी सैंडल लेती है और थप्पड़। आह है, तुम अपनी माँ का सम्मान करना सीखोगे। अगर अच्छा नहीं तो बुरा ही होगा। अजनबियों के सामने ऐसा रवैया अस्वीकार्य है। तुम एक राजकुमारी हो, एक ड्रैगन राजकुमारी, एक घमंडी बिगड़ैल बच्ची नहीं। थप्पड़। या, यह इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैं ड्रैगन नहीं हूँ। क्या मेरी जाति गलत है या कुछ और? फुफुफु, ये खास तौर पर तुम्हारे जैसे असाध्य और अवज्ञाकारी बच्चों के लिए बनाया गया था। अब अपनी सजा स्वीकार करो। थप्पड़। क्या? अध्याय 1004 ड्रैगन हॉट। एक पूर्णतया भविष्यदर्शी कमरे में दो महिलाएं, जो एक दूसरे की हूबहू नकल लग रही थीं, जिनकी ऊंचाई, आंखों और बालों के स्टाइल में मामूली अंतर था, एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं और लगातार बदलती स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रही थीं। यद्यपि वे दोनों बहनें प्रतीत होती थीं, किंतु वास्तव में वे माँ और बेटी थीं। लंबी महिला का नाम वेलेनोरा ज़िफोरा एल्डेब्लड थालोरिया द्वितीय था, जो एक बर्बाद साम्राज्य की पूर्व अधिपति थी, जबकि छोटी महिला, जो लगभग केवल 2 मीटर लंबी थी, उसका नाम वेलेना वेलेनोरा हेल्डेब्लड थालोरिया तृतीय था। वेलेनोरा समाज के प्राचीन शाही परिवार में ये प्रथा थी कि वंशजों को अपनी माँ का नाम और प्रथम महारानी का उपनाम मिलता था, जो वेलेनोरा की माँ थी। अपने नष्ट हो चुके साम्राज्य के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में वेलेनोरा ने अपनी बेटी के लिए इस नामकरण परंपरा को जारी रखने का फैसला किया। यह इशारा सिर्फ खुद को और बाकी सभी को यह बताने का एक तरीका था कि थालोरिया साम्राज्य अभी भी जीवित है। आखिरकार इस मृत साम्राज्य का राजघराना अभी भी फल फूल रहा था। डेटा एकदम सही है, माँ। त्रुटि की संभावना केवल 2% है, जिसे हम डिवाइस के ऑनलाइन होने के बाद ठीक कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम सफल हो गए हैं, वेलिना बोली। वास्तव में, वेलेनोरा ने अपना हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया, जिससे उसके सामने की स्क्रीन गायब हो गई, और वे दोनों तैरते हुए शक्ति क्षेत्र को देखने लगे। ये कलाकृति एक दिव्य रचना थी जिसमें टेक्नोमेंसी, रून और एक दिव्य लोहार के कौशल का मिश्रण था। यह एक उत्कृष्ट कृति थी जो साम्राज्य के मूल के रूप में काम करेगी। वेलेना ने कहा, डिवाइस के पूर्ण हो जाने के बाद हमें विफलताओं की स्थिति में प्रतिकार के उपायों पर काम करना होगा। त्रुटियों की 3245, 344 संभावनाएं हैं। मैं इसे 0 तक कम करना चाहती हूँ। पूर्ण प्रतिकार बनाना असंभव है। आखिरकार, हमारे पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें जैसे जैसे चीजें खोजनी हैं, उन्हें अपडेट करना होगा।
लेकिन सिर्फ ड्रैकोनिक रूल्स और हमारी टेक्नोमेंसी के साथ संभावित विफलताओं की संख्या को घटाकर 3200 परिणाम किया जा सकता है। ऐसा तब होगा जब हम उन बातों पर विचार नहीं करेंगे जो हम नहीं जानते, बेशक। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, वेलिना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मेरी प्यारी बेटी, मैंने अपनी माँ से जो सलाह सीखी है वह ये है कि कभी भी पूर्णता का पीछा मत करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन क्या डैडी परफेक्ट है? वेलेनोरा ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, वह नहीं है। वेलिना ने अपनी माँ को केवल अविश्वास और कुछ हद तक शर्मिंदगी भरी नजर से देखा कि उसकी अपनी माँ उसके डैडी के बारे में ऐसा कुछ क्यों कह रही है। लेकिन यूनो के विपरीत, वह अपनी माँ का अपमान नहीं करेगी, वह इसके लिए बहुत बुद्धिमान है। इसके बजाय उसने तर्कों का उपयोग करने का फैसला किया। अगर माँ किसी ऐसे अस्तित्व का सबूत पेश करती है जो मेरे इस विचार को खत्म कर सके, तो मैं आप पर विश्वास करूंगा। अपनी माँ को चुप देखकर उसने कहा, यदि आपके पास कोई प्रतिवाद नहीं है, तो मैं इस मानसिकता पर कायम हूं कि मेरे डैडी परिपूर्ण है। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। वेलेनोरा ने अपनी आंखें घुमाई। वह इस रणनीति को अच्छी तरह जानती थी। जब उसकी माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता था, तो वह उसके साथ भी यही करती थी। वह ईमानदारी से हैरान थी कि उसकी बेटी दिखने में नहीं, बल्कि व्यवहार में कितनी मिलती जुलती थी। अपनी माँ को चुप देखकर उसने कहा, यदि आपके पास कोई प्रतिवाद नहीं है, तो मैं इस मानसिकता पर कायम हूं कि मेरे डैडी परिपूर्ण है। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। कमरे के बीच में विक्टर का एक आत्मकद होलोग्राम प्रकट हुआ, और वेलिना ने बोलना शुरू किया। उनका शरीर संपूर्ण है, उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक छोटे परमाणु बम जितनी ऊर्जा है, उनकी सुंदरता ऐसी है जिसे मदर एफ्रोडाइट भी पार नहीं कर सकती। वे समस्त अस्तित्व में अब तक हुए सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, एक ऐसा प्राणी जो अस्तित्व के निम्नतम स्तर से निकलकर वह बन गया जो वह आज है। प्रत्येक फीचर के साथ जब वह बोलती थी, तो वेलिना की आंखें और भी अधिक तीव्र हो जाती थी, क्योंकि स्क्रीन पर विक्टर का अधिक से अधिक डेटा दिखाई देता था। अपनी सारी तकनीक के बावजूद, हम उनके शरीर की सारी जानकारी का 1% भी नहीं खोज पाए हैं। डैडी का शरीर हमेशा फैलते ब्रह्मांड की तरह है, खोजने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है, कुछ ऐसा जो निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान को तोड़ देगा। हाँ हाँ, वह एकदम सही है। वेलिना, तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। खांसी। उसका सूट अपने आप हिलता है और अपना चेहरा पोंछता है, और गरिमापूर्ण भाव के साथ वह कहती है, मुझे इस दृश्य के लिए खेद है। अपने हाथ की एक लहर के साथ विक्टर का होलोग्राम गायब हो जाता है। वेलेनोरा ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने जो कहा था उसे वापस लेती हूँ, वह मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। अगर मैं होती, तो मैं सबके सामने ऐसा दृश्य नहीं दिखाती। मैं जानती हूँ कि अपनी आंतरिक इच्छाओं को पूरी तरह कैसे छिपाना है, और इसे केवल तभी दिखाना है जब मैं अकेली होती हूँ। उसे और अधिक आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। वेलेनोरा ने मन ही मन सोचा कि क्या उसे अपनी बेटी को अपना वह शोध दिखाना चाहिए या नहीं, जो उसने अपने पति के साथ उनके अंतरंग क्षणों में किया था। कुछ क्षण के लिए अपनी बेटी को देखते हुए उसने निर्णय लिया कि अभी समय नहीं आया है। उसकी बेटी को एक साथी शोधकर्ता कहलाने के योग्य बनने के लिए अधिक आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। फिलहाल वह सिर्फ एक प्रशिक्षु है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग आनंद ले रहे हैं। इन अचानक शब्दों से दोनों महिलाओं के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वे चिल्लाई नहीं। उन्होंने बस उस आदमी को देखा जो लगातार चलती स्क्रीन के सामने खड़ा था, जिसमें उसके वर्तमान प्रोजेक्ट के बारे में डेटा था, और वह स्क्रीन को ऐसे देख रहा था जैसे वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है या कुछ और। यह महसूस करते हुए कि उनका ध्यान उसकी ओर है, विक्टर ने हल्का सा मुस्कुराया और उनकी ओर देखा। चलो, ऐसा मानो कि मैं यहां नहीं हूं। तुम दोनों को काम करते देखना मजेदार है। यह असंभव है। मैं और बेटी के भी ऐसे ही विचार थे, तथा विक्टर की टिप्पणी के कारण वे थोड़ा शर्मा भी गईं। सबसे बड़ी उम्र की वेलेनोरा सबसे जल्दी होश में आए और बोली, प्रियतम, तुम यहाँ कब से हो? कौन जानता है। विक्टर खुशी से मुस्कुराया। वह अपनी पत्नी और बेटी की ओर चला गया, और धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ने लगा और वह वेलेनोरा के बराबर ऊंचाई पर आ गया। एक अधिपति के रूप में आपको पता होना चाहिए, है ना?
वेलेनोरा ने खुद को झुंझलाहट में मुंह बनाने से रोका। आमतौर पर वह अपने आसपास की हर चीज और हर किसी को महसूस करती थी, लेकिन विक्टर एक अपवाद था, वो बहुत ही असामान्य था। वेलेना चुपके से अपने पिता के पास चली गई और अपना चेहरा उसकी छाती पर रखकर उसे गले लगा लिया। वह इस अवसर का फायदा उठाने जा रही थी कि उसका कोई भी यहाँ नहीं था। विक्टर धीरे से हंसा और अपनी बेटी के लंबे नीले बालों को सहलाया। वेलेना ने एक गहरी सांस ली, अपने पिता की गंध को महसूस किया, जबकि उसका विश्लेषणात्मक मस्तिष्क इस सारी अनुभूति का मूल्यांकन कर रहा था और प्रभावों को दोहराने की कोशिश करने के लिए इसे अपने सूट में संग्रहित कर रहा था। एक लक्ष्य जिसे वह कभी पूरी तरह से हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। कोई भी तकनीक उसके पिता की उपस्थिति को मात नहीं दे सकी। यह दृश्य देखकर वेलेनोरा ने झुंझलाहट में अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, लेकिन वह झुंझलाहट खिड़की से बाहर फेंक दी गई जब विक्टर ने उसकी ओर देखा और उंगली से इशारा करके उसे अपनी ओर बुलाया। अनजाने में, बिना सोचे समझे, वेलेनोरा उसकी ओर बढ़ी, और इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसने क्या किया, उसने महसूस किया कि उसके होंठ पकड़े जा रहे हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह उसे गले लगा लेती है। वेलेना अपना चेहरा उठाती है और संकुचित आंखों से इस दृश्य को देखती है। उसकी आंखों में एक HUD दिखाई देता है, और वह इस दृश्य को रिकॉर्ड करती है। कम से कम वह कोशिश तो करती है, क्योंकि उसकी पोशाक हैक हो गई थी और यह सुविधा अनुपलब्ध हो गई थी। कंजूस माँ। जब वेलेना को पता चला कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तो वह अंदर ही अंदर हताश होकर चिल्ला उठी। विक्टर वेलेनोरा को चूमना बंद कर देता है और अपना माथा उसके माथे से लगा देता है। उनके दो ड्रैकोनिक सींग भी स्पर्श करते हैं, और उस क्षण दोनों के बीच कई जानकारियां साझा की जाती हैं। वही जानकारी जो उसने कागुया को दी, वही उसने वेलेनोरा को भी दी। भारी मात्रा में जानकारी से निपटने की आदि वेलेनोरा ने सब कुछ शीघ्रता से संसाधित कर लिया, और विक्टर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तुरंत कई योजनाएं और भविष्य की योजनाएं बना ली। मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ दूसरों तक पहुंचा देंगे। हाँ, डार्लिंग। वेलेनोरा ने सिर हिलाया, वह पहले से ही जानती थी कि क्या करना है। मैं सोच रही थी कि तुम इतने शक्तिशाली होने के बावजूद कितने समय तक निष्क्रिय रहोगे, लेकिन तुमने मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से काम किया। गलत मत समझिए, मैं कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन जब मैंने प्रशिक्षण लिया और हमारे संभावित भावी प्रतिद्वंद्वियों के बारे में पढ़ा तो सब कुछ बदल गया। ओह, आपने मेरी रिपोर्ट पढ़ी, और मुझे लगा कि आप कोई नया खुलासा नहीं करना चाहते। वेलेना ने फिर ऊपर देखा और आंखें सिकोड़ ली। ये क्या बातचीत हो रही है? क्या डैडी ने कुछ किया है? उसकी आंखों में संदेह की चमक उभरी। शुरू में तो नहीं, लेकिन अब मैं सिर्फ योद्धा नहीं हूं, मैं सम्राट हूं। विक्टर अपनी पत्नी और बेटी से दूर चला जाता है। दोनों को बहुत निराशा हुई। वो वेलेनोरा के नियंत्रण केंद्र की ओर चला गया, जहां एक सुपर कंप्यूटर के साथ साथ कलाकृति भी थी। सम्राट के रूप में अपने लोगों के भविष्य की गारंटी देना मेरा कर्तव्य है। उसके शरीर से एक गहरे बैंगनी रंग का तरल पदार्थ निकला और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अगले ही पल हेलमेट को छोड़कर पूरे कवच में 5 मीटर लंबा एक आदमी उनके सामने खड़ा था। जुनकेत्सु, पूर्वज की तलवार। वेलिना ने अपने पिता के कवच को देखकर सोचा, एक आत्मिक हथियार जो उसके पिता के साथ विकसित हुआ, एक ऐसा कवच जिसे उसकी वर्तमान तकनीक भी दोहरा नहीं सकती। इसलिए तैयारी आवश्यक है। विक्टर अपना हाथ उपकरण की ओर इंगित करता है, और बैंगनी रंग का कीचड़ उसकी उंगलियों से निकलकर गोले में आ जाता है। वेलेनोरा और वेलिना ने विक्टर को अपने काम पर जाते हुए उत्सुकता से देखने के अलावा कुछ नहीं किया, भले ही वह किसी ऐसी चीज से छेड़छाड़ कर रहा था जिसे पूरी तरह से स्थिर करने में उन्होंने 2 सप्ताह बिताए थे। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। भले ही कलाकृति नष्ट हो जाए, उन्हें परवाह नहीं होगी। आखिरकार अब जब उनके पास डेटा था तो वे उसी कलाकृति को कम समय में फिर से बना सकते थे। गहरे बैंगनी रंग के कीचड़ के संपर्क में आने पर कलाकृति में परिवर्तन आना शुरू हो गया, तथा वह एक गोले से बदलकर 10 मीटर के इकोसाहेड्रॉन में परिवर्तित हो गई, जो पूरी तरह से ड्रैकोनिक रूनों से ढका हुआ था। दिल की धड़कन की आवाज गूंजी और अगले ही पल विक्टर का पूरा कवच बैंगनी रंग में चमक उठा। विक्टर की पीठ से ड्रैकोनिक पंख उगाए, और कुछ ही समय बाद पंख बैंगनी शक्ति के साथ स्पंदित होने लगे। बदम्प बदम्प। शक्तिशाली दिल की धड़कन की आवाज और भी तेज हो गई, और आसपास का माहौल और भी उज्ज्वल हो गया।
इन सभी घटनाओं के दौरान दोनों महिलाओं ने अपना अवलोकन कभी बंद नहीं किया। धीरे धीरे वेलेनोरा की अभिव्यक्ति गंभीरता से बदलकर उस बेतुकी घटना पर पूर्ण अविश्वास में बदल गई जो वह देख रही थी। एक ऐसा भाव जो उसकी बेटी के पास नहीं था, जो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। जैसे ही ऊर्जा कम होने लगी, दिल की धड़कन पूरी तरह से बंद हो गई, और फिर दोनों ने विक्टर के कार्यों का परिणाम देखा। गहरे बैंगनी रंग का और ड्रेकोनिक रून से ढका हुआ 10 मीटर ऊंचा इकोसाहेड्रॉन आर्टिफैक्ट मानो जीवित हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे ड्रैगन के दिल को देख रहे हों, जो मांस से नहीं बल्कि दिव्य पदार्थों से बना हो। प्रिय, तुम पागल हो, वेलेनोरा ने ये शब्द अपने पूरे अस्तित्व के साथ कहे। विक्टर ने वेलेनोरा की ओर देखा और प्यार भरी मुस्कान बिखेरी। मेरे दिल का ख्याल रखना, ठीक है मेरे प्यारे। यह आपसे साम्राज्य का मूल है। धीरे धीरे विक्टर का शरीर धुएं में बदल गया और जल्द ही वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यह मुझ पर छोड़ दो डार्लिंग, मैं सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा। उसकी आवाज तब तक सुनाई देती रही जब तक उसकी उपस्थिति पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्या हो रहा है? माँ, समझाओ, वेलेना ने लगभग चिल्लाकर कहा। वेलेनोरा ने आह भरी और अपनी बेटी को डांटा नहीं, क्योंकि सच कहें तो उसे भी चिल्लाने का मन हो रहा था। संक्षेप में, डार्लिंग ने कलाकृति पर जनकेटिसु के गुणों का उपयोग किया, जिससे कलाकृति को उसकी ऊर्जा स्वीकार करने के लिए मजबूती मिली। उसने सब कुछ स्थिर करने के लिए अपनी आत्मा का एक टुकड़ा लगाया, जबकि वास्तविकता को बदलते हुए एक साधारण कलाकृति को, जिसका उद्देश्य भविष्य की अनंत बैटरी के लिए एक प्रोटोटाइप होना था, एक जीवंत अनंत बैटरी में बदल दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और फिर मैं क्या देख रहा हूं? दिव्य सामग्रियों और ड्रैकोनिक रूनों से बना ड्रैगन का हृदय। और यह कोई साधारण हृदय नहीं है, यह डार्लिंग का हृदय है। वेलेना ने अपने सामने आए HUD पर नजर डाली। माँ, ऊर्जा उत्पादन चार्ट से बाहर है, इसे देखो। वेलेना ने HUD भी खोला और देखा कि ऊर्जा उत्पादन, जो पहले 100% था, 10,000% हो गया था और अभी भी बढ़ रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के बावजूद, कलाकृति द्वारा उत्पादित ऊर्जा में नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा या यहाँ तक कि ड्रैकोनिक ऊर्जा जैसे गुण नहीं थे। वह जो देख रही थी वह शुद्ध और अपरिवर्तित ऊर्जा थी। ऐसी ऊर्जा जो उपयोगकर्ता की इच्छानुसार किसी भी गुण में परिवर्तित हो सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इससे रणनीतिक श्रेणी के हथियारों के निर्माण में बहुत तेजी आएगी। मैं अब शुद्ध नकारात्मक ऊर्जा की तोप बना सकती हूँ। अगर संभव हो तो मैं तोप में विनाश की अवधारणा जैसी अवधारणा भी जोड़ सकती हूँ। इतना ही नहीं, अब युद्ध क्लोनों का निर्माण और भी आसान हो जाएगा। इस कलाकृति की मदद से होने वाली अनगिनत संभावनाओं को महसूस करते हुए, वह खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए। हाँ, डार्लिंग कमाल का है। वह सिर्फ इतना ही कह पाए और उसने आह भरी। लेकिन उसे कैसे पता चला कि इस कलाकृति के साथ क्या करना है? क्या उसने हमें ऐसा करते देखा? उसने सोचा कि पहले क्या हुआ था और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सीखा। जब हम व्यस्त थे, तो वह कलाकृति से डेटा पढ़ रहा था और सीखा। उस ज्ञान के आधार पर उसने कलाकृति को अपग्रेड किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वेलेना, क्या शायद तुम सही थे? डार्लिंग निश्चित रूप से परिपूर्ण है। वेलेनोरा ने मजाक किया। वेलेना ने गर्व से कहा, बेशक वह है, आखिरकार वह मेरे डैडी हैं। वेलेनोरा ने अपनी बेटी की मजाक को न समझ पाने पर अपना सिर हिलाया और कहा, आइए इस कलाकृति का अध्ययन करें और फिर योद्धा क्लोन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, माँ। ओह, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, अगर यह ड्रैगन हृदय डार्लिंग की आत्मा पर आधारित है, तो क्या इस ऊर्जा का उपयोग करने वाली हमारी सभी संवेदनशील रचनाओं का डैडी से कोई संबंध होगा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं लगता कि यह। वेलेनोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। हा 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 हा। वह पूरी तरह अविश्वास में हंसने लगी जब तक कि वह खुद को रोक नहीं सकी। हा 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 हा। वेलेना ने असमंजस से अपनी मां की ओर देखा, क्या वह पागल हो गई है? जैसा कि डार्लिंग से अपेक्षा की जाती है, उसका व्यामोह अभूतपूर्व सीमा तक फैला हुआ है। आपका क्या मतलब है? इस ऊर्जा से निर्मित कोई भी संवेदनशील प्राणी डार्लिंग के अधिकार क्षेत्र में होगा, जिसका अर्थ है, अगर वह चाहे तो एक विचार से हमारी पूरी भावी सेना को नष्ट कर सकता है। विद्रोह की स्थिति में यह एक प्रतिवाद है।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हमारी सेवा के लिए आनुवंशिक रूप से परिवर्तित क्लोनों के साथ विद्रोह हो सकता है? वेलिना ने उत्सुकता से पूछा। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है, इसलिए हमारे पास प्रतिकार के उपाय होने चाहिए, मेरी बेटी। और चूंकि यह ऊर्जा भविष्य की कृत्रिम आत्माओं का आधार होगी, इसलिए इन क्लोनों के सभी वंशज डार्लिंग के नियंत्रण में होंगे। पिताजी अविश्वसनीय है। वास्तव में वह है। दोनों एक आम सहमति पर पहुंचे और फिर उस कलाकृति का पुनः अध्ययन शुरू किया। माँ, इस कलाकृति को हम क्या नाम दें? आइए इसे सरल रखें और इसे द ड्रैगन हार्ट्स कहें। ठीक है, माँ। वेलिना। हाँ। द पिलर परियोजना आरंभ करने के लिए तैयार हो जाए। हम साम्राज्य का मस्तिष्क बनाने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। जीवन के साथ पहला एआई। ये रोमांचक होगा। वेलिना की आंखें उत्साह से चमक उठी। उनके पास अभी जो आई है, उससे अलग, वे जो बनाने जा रहे हैं, उसमें आई की क्षमता होगी और वह वास्तव में जीवित होगा। बिल्कुल नहीं। मैंने इसे डार्लिंग का दिल इसलिए कहा क्योंकि यह उसकी आत्मा के जरिए उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यह उसके शरीर का हिस्सा नहीं है। अगर दिल नष्ट हो गया, तो डार्लिंग को कुछ नहीं होगा। अगर इस चीज को नष्ट करना भी संभव है, विलेनोरा ने अंत में बड़बड़ाते हुए कहा, सिर्फ एक नजर से, वह बता सकती थी कि यह कलाकृति कितनी अभेद्य थी। क्या इसका मतलब यह है कि अगर यह नष्ट हो गया, तो वह मर जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैंने इसे डार्लिंग का दिल इसलिए कहा क्योंकि यह उसकी आत्मा के जरिए उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यह उसके शरीर का हिस्सा नहीं है। अगर दिल नष्ट हो गया, तो डार्लिंग को कुछ नहीं होगा। अगर इस चीज को नष्ट करना भी संभव है, विलेनोरा ने अंत में बड़बड़ाते हुए कहा, सिर्फ एक नजर से, वह बता सकती थी कि यह कलाकृति कितनी अभेद्य थी। हमें इस इकाई से पूर्ण वफादारी सुनिश्चित करनी होगी, आखिरकार, यह साम्राज्य का आधार स्तंभ होगा। विलेनोरा ने कहा, जब वह उन प्रत्युपायों पर विचार कर रही थी, जो एआई के पूर्ण विनाश का कारण नहीं बनेंगे। यह आसान है, माँ। बस उसे डैडी की बेटी बना दो। आखिरकार डैडी की सभी बेटियां डैडी के प्रति वफादार होती हैं। वेलिना ने ऐसे कहा जैसे ये स्पष्ट हो, एक ऐसा मामला जिसके लिए गहन विचार की आवश्यकता नहीं थी। विलेनोरा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ये शब्द कितने अर्थपूर्ण थे। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, अगर हम उसे डार्लिंग की बेटी बनाने जा रहे हैं, तो हमें एक शरीर भी बनाना होगा। हमें कौन सी जाति का प्रयोग करना चाहिए? मेरी पुरानी जाति, अन्य संगत जातियों से कुछ लाभ के साथ। विलेनोरा ने कहा, हम ड्रैगन जीन का उपयोग पूर्ण अनुकूलता के लिए आधार के रूप में करेंगे। वह एक असली ड्रैगन नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि कृत्रिम रूप से इसे बनाना असंभव है। आखिरकार, एक असली ड्रैगन शरीर से ज्यादा आत्मा से जुड़ा होता है। लेकिन वह ड्रैगन जीन के साथ साथ अन्य जातियों के जीन का उपयोग करके एक ऐसी इकाई बना सकती है जो पूरी तरह से दिमाग पर केंद्रित हो, जो साम्राज्य का स्तंभ हो। यह एक युद्ध के मैदान में नहीं जाएगा और साम्राज्य के केंद्र में होगा, इसलिए इसे इसके काम से असंबंधित शक्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी यह योजना विफल हो जाएगी। अचानक वेलेनोरा को विक्टर फैक्टर याद आ गया। डार्लिंग निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा और इस एआई को और अधिक क्षमता देगा। आखिरकार, वह अक्षम बेटियां नहीं चाहता। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। उस स्थिति में, क्या हमें डैडी को भी बुलाना चाहिए? हाँ, आखिरकार, हम एक नई बेटी बना रहे हैं, उसे मौजूद होना चाहिए, और शुरुआत के भगवान के रूप में, वह उसकी रचना में बहुत मदद कर सकता है। विलेनोरा ने सिर हिलाया। मेरे पति को जानते हुए भी, वे हस्तक्षेप करेंगे भले ही हम उन्हें न बुलाएं। आखिरकार, यह एक नई बेटी का जन्म है, वेलेनोरा ने सोचा। लेकिन अभी के लिए आइए शुरुआती तैयारियां करें। जब हम इस नए अस्तित्व को बनाने के पहले कदम उठाने के लिए तैयार होंगे, तब हम डार्लिंग को बुलाएंगे। ठीक है, माँ। क्या हमें माँ को रूबी और माँ अलाइन कहना चाहिए? हाँ, वे इस परियोजना से बाहर रहना पसंद नहीं करेंगे। विलेनोरा ने सिर हिलाया। अध्याय 1005, नीरो और ऑफिस। 4 लड़कियां अपने सामने लगे होलोग्राम को देख रही थीं, जिसमें विक्टर की पत्नियों द्वारा वेलेनोरा और वेलिना द्वारा बनाए गए एक नए आइटम का परीक्षण करते हुए चित्र दिखाए गए थे। नीरो ने कहा, मुझे कहना होगा कि ये सूट काफी उपयोगी लगते हैं, लेकिन ये हमारे पिता के परिधान जितने बहुमुखी नहीं लगते। मैं सहमत हूँ। ये सूट भी वेलेनोरा के सूट जितना मजबूत नहीं लगता। ऑफिस ने सिर हिलाया।
कई वर्षों पहले के विपरीत दोनों पूर्व छोटी लड़कियां अब पूरी तरह से बड़ी हो गई थी। जैसे जैसे नीरो वयस्क हुई, उसका शरीर विकसित हुआ और उसने योद्धा जैसा सुडौल शरीर प्राप्त कर लिया। किशोरावस्था के समय की उसकी आकर्षक विशेषताएं वयस्क होने पर भी बनी रहीं। उसकी गर्दन की लंबाई तक अभी भी छोटे सफेद बाल थे, आंखें लाल थीं और वह टॉमबॉय जैसी पोशाक पहनती थी। ऑफिस वही थी। उसके लंबे काले बाल वैसे ही थे, जैसे उसकी गॉथिक पोशाक वैसी ही थी, लेकिन पहले के विपरीत दस्ताने पहनने के बावजूद अब उसे उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह अपनी शक्तियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकती थी। विक्टर की बेटियों की तरह वे भी रक्त ड्रैगन बन गईं, लेकिन वे अभी तक देवी नहीं बनी थी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा समय विक्टर की आंतरिक दुनिया के अंदर नहीं बिताया था। वे दोनों अक्सर ऑफिस को उसके दूसरे पिता से मिलवाने के लिए नाइटिंगेल जाते थे, और निश्चित रूप से उसकी बड़ी बहन नीरो भी ऑफिस के साथ जाती थी। इसलिए यदि आप ये गिने कि दोनों ने विक्टर की आंतरिक दुनिया में कितना समय बिताया, तो ये लगभग 969 वर्ष होगा, जो कि उनके वयस्क बनने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इतना लंबा समय नहीं था कि वे एल्डर वैम्पायर बन सकें। हालांकि इस समय को दोनों लड़कियों ने किसी भी तरह महसूस नहीं किया, क्योंकि उनके कार्यक्रम में उलझन थी और विक्टर ने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया था। इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनके लिए कम से कम भावनाओं के संदर्भ में ऐसा था जैसे केवल 20 से 30 वर्ष ही बीते हों। जुनकेत्सु एक बहुत शक्तिशाली कलाकृति है, और यह असंभव है कि उन्नत प्रौद्योगिकी इसके समान प्रभाव डाल पाएगी। मेटिस ने लापरवाही से टिप्पणी की, जब उसने भविष्य की लालपूर्ण शरीर पोशाक में रूबी को देखा। महिला आकाश में उड़ गई और अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाया। अगले ही पल 4 विशाल तोपें उभरी, उसकी पीठ पर मूर्त रूप ले लिया, और शुद्ध ऊर्जा की बौछार की। उद्धरण चिन्ह ... ये सचमुच बहुत बढ़िया है, ऑफिस ने कहा, और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। असली ट्रू ड्रैगन, ज़ालाद्रेक ने टिप्पणी की। उन्हें इसकी क्या जरूरत है? क्या ट्रू ड्रैगन का दर्जा ही काफी नहीं है? बहुत अधिक हथियार रखना कभी भी बुरी बात नहीं होती, विशेषकर ऐसे हथियार जो एंटी ड्रैगन तत्व के विरुद्ध हमारी कमजोरी को पूरी तरह से समाप्त कर सकें। मेटिस ने बताया, यही इस सूट का मुख्य उद्देश्य है, बाकी सब अतिरिक्त है। ज़ालाद्रेक ने उन शब्दों पर भौहें सिकोड़ी। ड्रैगन की कमजोरी अपने आप में उन प्राणियों के लिए बेतुकी है जो सचमुच वास्तविकता को झुका सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिद्धांत रूप में, अन्ना को एंटी ड्रैगन तत्व के खिलाफ कमजोरी को पूरी तरह से अमान्य करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? आखिरकार, वह वास्तविकता को बहुत उच्च स्तर पर मोड़ सकती है। यही बात विक्टर पर भी लागू हुई। लेकिन विक्टर द्वारा स्वयं किए गए परीक्षणों के माध्यम से वह वास्तविकता को मोड़कर इस कमजोरी को खत्म करने में सक्षम था, लेकिन वह अपनी पत्नियों के लिए ऐसा करने में असमर्थ था। खैर, पूरी तरह से नहीं। प्रभाव कम तो हुए, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, जैसा कि उनके मामले में हुआ। यह अनुमान लगाया गया कि ऐसा होने का कारण स्वयं अस्तित्व के नियम थे। संतुलन बनाए रखने के लिए सभी प्राणियों में किसी न किसी तरह की कमजोरी होनी चाहिए। कुछ प्राणियों में ज्यादा कमजोरी थी, और दूसरों में लगभग कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन उनमें निश्चित रूप से एक कमजोरी थी। कोई भी प्राणी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि संतुलन इसकी अनुमति नहीं देता। यह तथ्य कि केवल विक्टर ही इस नियम को तोड़ने में सक्षम था, इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि यह कमजोरी स्वयं सृष्टि के नियमों द्वारा थोपी गई थी। सच्चे ड्रैगन के रूप में, वे अभिमानी, क्षुद्र, लालची, घमंडी होते हैं, तथा उनमें एंटी ड्रैगन गुणों के प्रति कमजोरी होती है। यह सृष्टि का नियम था। बेशक, समय और प्रशिक्षण के साथ इन सभी व्यक्तित्व लक्षणों को नियंत्रित और दूर किया जा सकता है, लेकिन एंटी ड्रैगन विशेषता के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और यहीं से वेलेनोरा द्वारा बनाए गए सूट आए। वे प्रत्येक पत्नी के लिए विशेष रूप से उनकी अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। सुरक्षा के लिए बनाए गए सूट ड्रैकोनिक रून्स, टेक्नोमेंसी और दैवीय और राक्षसी सामग्रियों से निर्मित किए गए थे। वे ऐसे सूट थे जो केवल शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा में प्रोजेनिटर ब्लेड, जनकेटिसु से हारते थे। वायलट को हवा से तकनीकी पंख बनाते हुए देखकर, जो शुद्ध ऊर्जा की प्लाज्मा किरणें फेंकते थे, ऑफिस खुद को रोक नहीं सका और बोला, मुझे एक चाहिए। मुझे वाकई एक चाहिए। ये वाकई शानदार है। हाँ, ड्रैगन की शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन नैनो मशीनें, बेटा।
ऑफिस ने जब नीरो का संदर्भ सुना तो वह हल्के से हंस पड़ी। ये सूट काफी शक्तिशाली हैं और यह वेलेनोरा की तकनीक पर आधारित मार्क एक संस्करण है। मुझे आश्चर्य है कि वह भविष्य के सूट के साथ कैसे आगे बढ़ेगी। शायद उसकी तकनीक जिनकेटिसु से आगे निकल जाएगी। मेटिस ने अपने विचार व्यक्त किए। असंभव, ज़लाद्रेक, नीरो और ऑफिस एक साथ बोले। कुछ भी असंभव नहीं है, मेटिस ने कहा। हाँ, मैं सहमत हूं, लेकिन इस विशिष्ट मामले में ये पूरी तरह से असंभव है। जुनकेत्सु पिता के प्रति बहुत अधिक अधिकार जताता है और वह उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ विकसित हुई। शुरुआत में वह सिर्फ एक ओडाची थी और अब वह कुछ भी बन सकती है जो वह चाहता है और अब उसे सिर्फ प्रोजेनिटर ब्लेड कहना गलत है। नीरो ने समझाया। मतलब पिता जितना मजबूत होगा उतना ही अधिक जनकेटिसु विकसित होगा। और चूंकि पिता एक बाहरी देवता है, इसलिए हाँ, मुझे नहीं लगता कि वेलेनोरा की तकनीक उस पर कैसे काबू पा सकती है। ऑफिस ने बताया। ज़ालाद्रेक ने कई बार सिर हिलाया। मेटिस चुप थी। लड़कियों ने उसे सही मुद्दे बताए थे और उसके पास उनकी बातों का खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। अचानक उसकी कलाई से रिंगटोन जैसी आवाज आई। मेटिस ने अपनी भौं उठाए और अपने कंगन पर हल्के से क्लिक किया, जिससे वेलिना की छवि उसके सामने प्रकट हो गई। माँ, आपका सूट तैयार है। इसे लेने के लिए प्रयोगशाला में रुकिए। NO12BIN.CO। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। मेटिस ने सिर हिलाया और फिर खड़ा हो गया। ऑफिस और नीरो की नजर अपनी ओर महसूस करते हुए मेटिस ने दोनों लड़कियों की ओर देखा। क्या? कुछ नहीं। ऑफिस ने नाक भान सिकोड़ी। मैं सोच रहा था कि तुम अकेली क्यों हो जिसके पिता से बच्चे नहीं हुए, नीरो बोला। अमारा और रोक्सेन के भी बच्चे थे और वे विश्व वृक्ष हैं। अब मुझे एहसास हुआ, पिता ने 2 ग्रहों को गर्भवती किया। अरे, ये तो अजीब है। तकनीकी रूप से कहें तो उसने 3 ग्रहों को गर्भवती किया। आखिरकार गया को आदिदेव कहा जाता है जो पृथ्वी ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है ना? ऑफिस बोला। खैर, यह मिथकों में है। वास्तव में वह सिर्फ पृथ्वी की देवी है, एकमात्र देवी है, न कि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि रॉक्सेन और अमारा जो विश्व वृक्ष है। नीरो ने बताया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये जटिल है। ऑफिस ने सिर हिलाया। वास्तव में, नीरो ने सहमति जताई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं डार्लिंग की बेटी हूं, है ना? मेटिस ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपनी बेटियों के बारे में सोचने से पहले कुछ सहस्राब्दियों तक उस स्थिति का आनंद लेना चाहती हूँ। सच तो ये था कि मेटिस अपनी बेटी एथेना के साथ हुए पिछले अनुभवों के कारण जल्द ही बेटी नहीं चाहती थी। वह सब कुछ थी जो वह बेटी के लिए चाहती थी, लेकिन उसमें कई स्पष्ट खामियां थी। वह महिला बुद्धिमान और समझदार थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घमंड था, जो बेकार था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि अपनी हालत के बारे में पूरी तरह न जानने के बावजूद, उसने कभी भी एक अच्छी बेटी की तरह मां की मदद करने की कोशिश नहीं की, और मेटिस को अभी भी इस बात का मलाल था। सौभाग्य से, उसकी बेकार बेटी एक व्यक्ति का खोखला खोल बन गई जिस पर लिली और मेडुसा अपनी यातना कला का अभ्यास कर सकते थे। उसके जैसी निराशा के लिए एक योग्य अंत। परमेश्वर की नाराजगी बहुत छोटी हो सकती है, भले ही उस नाराजगी का लक्ष्य उनकी अपनी संतान ही क्यों न हो। मेटिस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्टर की बेटियों पर उसका कितना बुरा प्रभाव था। ये सब उसकी बेटी होने की हैसियत की वजह से था। वह इस बात का जीता जागता सबूत थी कि एक बेटी भी पत्नी बन सकती है, और वह अनगिनत दिल के दर्द की वजह थी जो ज्यादातर सामान्य पत्नियों को झेलना पड़ता था। ठीक है, जो चाहो करो। नीरो ने कंधे उचका दिए। पिताजी हम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मैं करूंगी। मेटिस ने सिर हिलाया और फिर अपना सूट लेने चली गई। जब मेटिस गायब हो गया, ऑफिस और नीरो ने ज़लाद्रेक को देखा, जो अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। क्या बात है, ज़लाद्रेक? नीरो ने पूछा। मेरी बेटी विरासत में मिले ज्ञान को मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आत्मसात कर रही है। ज़लाद्रेक ने होलोग्राम में एक विशाल ड्रैगन को देखते हुए कहा, एक ड्रैगन जो उसके और विक्टर के ड्रैगन रूप के समान था। क्या ये बुरा है? ऑफिस ने पूछा। ये बुरा नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा। क्या आप इस बात से निराश हैं कि आपकी बेटी पहले की तुलना में कुछ काम तेजी से कर रही है? नीरो बोला। ज़लाद्राक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली।
इस ज्ञान को आत्मसात करने में मुझे लाखों साल लग गए, और मैंने इसे पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद ही डार्लिंग ने मुझे ब्लड ड्रैगन में बदल दिया। और मेरी बेटी कुछ सहस्राब्दियों से भी कम समय में इस कार्य को पूरी तरह से पूरा करने की कगार पर है। ज़ालदाक को एक वास्तविक सच्चा ड्रैगन कहा जा सकता है, क्योंकि एक सच्चे ड्रैगन का सार ये था कि प्रत्येक पीढ़ी अपने वंशजों को ज्ञान देती थी। यह एक ऐसी प्रथा थी जो सच्चे ड्रैगन आमतौर पर करते थे ताकि उनके बच्चे धोखा न खाएं और अपनी शिक्षाएं तब भी आगे बढ़ाएं जब वे मौजूद न हो। आखिरकार विक्टर के ड्रैगन के पूर्वज के रूप में उभरने से पहले ड्रैगन प्रजाति को उनके बहुत मूल्यवान शरीर के कारण सभी द्वारा भारी शिकार किया जाता था। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में क्या यह अजीब नहीं होगा यदि वह ये सोचने में समय ले कि उसका पिता कौन है? ओफिस ने कहा, मेरा मतलब है, ये सच है। लेकिन मुझे नहीं पता। ज़ालदाक ने नाक भान सिकोड़ी। वह बस निराश थी। एक ऐसा काम जिसे पूरा होने में सचमुच लाखों साल लगे थे, इतनी जल्दी इस तरह से किया जा रहा था, ये बस निराशाजनक था। ज़ालदाक को निराशा तो हुई, लेकिन साथ ही उसे अपनी बेटी पर गर्व भी हुआ कि वह इतनी सक्षम है। नेरो ने अपना सिर इधर उधर हिलाया और हल्के से ज़ालदाक के कंधे को छुआ। बस उस पर गर्व करो। आखिरकार वह अपने माता पिता को गौरवान्वित करने के लिए वह सब कुछ कर रही है जो वह कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये सच है, मुझे इसके बारे में छोटा होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार वर्तमान अतीत से अलग है। ओफिस और नीरो ने ज़ालदाक की सहमति में सिर हिलाया। ड्रैगन की बात करें तो आप लड़कियां कब सच्चे ड्रैगन देवताओं में तब्दील होंगी? ज़ालदाक ने उत्सुकता से पूछा। हाल के ड्रैगन्स के समूह में से वे एकमात्र ऐसे थे जो अभी तक ड्रैगन देवताओं में परिवर्तित नहीं हुए थे। विक्टर की बेटियों के विपरीत, जो पहले से ही स्वाभाविक रूप से देवताओं के रूप में पैदा हुई थीं, दोनों को अपने देवताओं को खुद ही जीतना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि उन दोनों में किस तरह की दिव्यता होगी। ज्ञानोदय की प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर निर्भर करते हुए वे मेरी सभी अन्य बेटियों की तरह अपनी खुद की शक्ति बन जाएंगी। ज़ालदाक ने सोचा। ओफिस और नीरो हल्के से मुस्कुराए और एक साथ बोले, जल्द ही। उद्धरण चिन्ह। जब दिन आए तो बहुत ज्यादा लालची मत बनो और पूरी प्रक्रिया को एक यात्रा की तरह मानो। ज़ालदाक ने स्वाभाविक रूप से सलाह दी। जब अंततः ऐसा होगा तो आप अधिक समय तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि डार्लिंग की आत्मा का वजन बहुत अलग है, और जब वह संभोग करता है तो वह सिर्फ आपके शरीर को ही समाप्त नहीं करता, वह आपकी आत्मा को भी संभोग करता है, जो कि एक बहुत गहरा संबंध है। यही कारण है कि भले ही हम पत्नियों में सैद्धांतिक रूप से असीम सहन शक्ति होती है, फिर भी हम थक जाते हैं क्योंकि हम आत्मा और शरीर दोनों के माध्यम से संभोग करते हैं। वह थोड़ा काम उठी क्योंकि उसे कुछ ऐसी बातें याद आ गईं जिनसे वह गुजरी थी। अरे, मैं तो उत्तेजित हो रही हूँ। ज़ालदाक ने खुद को नियंत्रित करने और उस छवि को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह इसके बारे में सोचने से बचती, तो वह इसके बारे में और अधिक सोचती। ओफिस और नीरो ने जब ज़ालदाक की बातें सुनी तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें जो नुकसान हुआ वह और भी ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि ज़ालदाक को किसी भी तरह की शर्मिंदगी का एहसास नहीं था। क्या यह महिला इस बारे में बात कर रही थी? मुझे लगा कि वह हमें ड्रैगन देवता बनाने की बात कर रही है। नीरो ने शर्म से अंदर ही अंदर सोचा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये शब्द ज़ालदाक से आएंगे। वह और ओफिस वायलेट, एग्नेस, मोर्गाना, रॉबर्टा, नेटी और नताशा की तरह भ्रष्ट नहीं थे, बल्कि सीधे मुद्दे पर आते थे। इस वजह से नुकसान कई गुना बढ़ गया। ओफिस और नीरो ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली जब उन्हें ज़ालदाक से एक अजीब सी गंध आ रही थी। ओफिस तुरंत गायब हो गई, जैसे कि उसके आसपास के अंतरिक्ष ने उससे निगल लिया हो, और अगले ही पल वह पानी की एक बाल्टी लेकर प्रकट हुई और उसमें से सारा पानी ज़ालदाक पर फेंक दिया। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया और नीरो अविश्वास से ओफिस को देखता रहा। बेहतर, ओफिस ने नीरो की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। ज़ालदाक ने ओफिस की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। अपने हाथ की एक लहर से उसने वास्तविकता को अपनी इच्छा के अनुसार झुका लिया, और फिर वह अपनी सामान्य, अधिक शांत अवस्था में आ गई। आपका स्वागत है। ओफिस ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। होलोग्राम की ओर देखते हुए ओफिस खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि उसे अपने लिए एक सूट चाहिए। शायद इस सूट के साथ उसकी बहुमुखी प्रतिभा और भी बढ़ सकती है।
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मनोरंजन क्षेत्र में बहुत समय बिताने वाली लड़कियों में से एक के रूप में, ऑफिस के पास इस बारे में बहुत सारे विचार थे कि कैसे एक सुपरटेक पोशाक भविष्य में उसकी मदद कर सकती है। अगर मैं खुद को एक उन्नत सभ्यता में पाता हूं, तो एक बहुत शक्तिशाली एआई का होना बहुत उपयोगी हो सकता है। आखिरकार, जैसा कि मेरे पिता ने एक बार कहा था, जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें क्रूर बल से हल नहीं किया जा सकता है। ऑफिस ने विक्टर से मिली सलाह के बारे में सोचा। ये सलाह विक्टर ने स्वयं अतीत में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद सीखी थी, जिनका समाधान शारीरिक बल से नहीं किया जा सकता था। ऑफिस को पता था कि यह सलाह उसके करीबी लोगों की स्थितियों पर आधारित थी, लेकिन एक ही सलाह अलग अलग स्थितियों पर लागू हो सकती थी, इसलिए उसने खुले दिमाग से इस पर विचार किया। जब वह छोटी थी, तब के विपरीत, विक्टर की आंतरिक दुनिया में बिताए वर्षों ने ऑफिस को बहुत परिपक्व होने का मौका दिया, और वह अब पहले जैसी भोली नहीं रही। ऐसा कहा जा रहा है, उसका मुख्य व्यक्तित्व अभी भी वही था। वह जो थी, उसे नहीं बदलेगी, वह अभी भी ऑफिस विक्टर की बेटी थी। सोचो, मुझे नीरो से हमारे प्रशिक्षण के बारे में बात करनी है, मैं इसमें कुछ नई तकनीकें शामिल करना चाहता हूँ। ऑफिस ने सोचा। नीरो को देखते हुए, जो पूरी तरह से अपनी माताओं की ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, उसने बाद में बात करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। वह जानती थी कि अब वह जो कुछ भी कहेगी, नीरो उसकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी। सूट के परीक्षणों पर अपनी दृष्टि वापस लाते हुए, ऑफिस ने अपना ध्यान अपनी माताओं में से एक पर केंद्रित किया, जिसे अपने कामुक शरीर के कारण सूट के अनुकूल होने में कठिनाई हो रही थी। उफ, ये सूट बहुत टाइट है, पेपर ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सूट के स्वरूप के बारे में मदर वेलेनोरा से बात करनी चाहिए। ये सूट बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ ज्यादा कामुक माताओं को परेशानी होगी। ऑफिस ने सोचा।